हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के जो नवीनतम आंकड़े 2022-23 के जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनने वाले हैं उन्हीं सवालों को अपन करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर योजना के बारे में सत्य कथन है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखते इसका कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो पूरे राज्य में लागू होगी। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। यानी 2, 3 और 4 दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन जो राइट है, फर्स्ट आपका राइट नहीं है क्योंकि ये पूरे राज्य में लागू नहीं है। तो ये कितने पार्ट में लागू है तो आपको मैं बता देता हूँ। ये केवल 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित है। कितने जिलों में? बस 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? देखो, जो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, एक तो आपका भरतपुर संभाग में, दूसरा आपका कोटा संभाग में है ना। तो ये 8 जिलों में चल रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो इसमें देख लो कौन कौन से जिला आपको दिए हुए, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। यानी कोटा संभाग इसमें दिया हुआ आपका, धौलपुर को छोड़कर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इन 8 जिलों के अंदर ही आपका कार्यक्रम संचालित है। ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में राजस्थान सरकार ने पुनः प्रारंभ किया था। ये पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों के अंदर है। ठीक है, और 26 पंचायत समितियों के अंदर ये लागू है। 8 जिलों की कितनी पंचायत समितियों में ये कार्यक्रम चल रहा है आपका? तो 26 पंचायत समितियों में आपका कार्यक्रम चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य आपको बताना है? तो देखते, इसकी स्थापना जो की गई थी 2010 में की गई थी, बिल्कुल सही है आपका। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं रोजगार बढ़ाने हेतु कार्य करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान के गृह विभाग के अधीन ये संस्था कार्य करती है, तो ये आपका सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। चौथा जो ये जो अधीन कार्य करती है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में स्थापित की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ाकर निर्धन ग्रामीणों की आय को वृद्धि करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में असत्य कथन को चुनना आपको। ठीक है, तो देखते कौन सा कथन आपका असत्य है। सामान्यतः लोकसभा सांसद पूरे राज्य में कहीं भी व्यय कर सकता है। कथन नंबर 2, राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में कहीं भी खर्च यानी व्यय कर सकता है। कुल खर्च का आधा यानी 50% अनुसूचित क्षेत्रों में खर्च किया जाना अनिवार्य है। तो कौन कौन सा कथन असत्य आपको ये बताना। तो पहला कथन भी असत्य है, तीसरा कथन भी असत्य है, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 असत्य पूछा आपको। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बे जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है, कि कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। 17 नवंबर 2019 को शुरू की गई। इसके तहत पक्की सड़कें, बिजली, इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। तीसरा जो आपका कथन है, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो आपको सत्य कथन बताना। तो पहला बिल्कुल आपको सत्य है। महात्मा गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत हुई थी 17 नवंबर 2019 को हुई थी। तीसरा इसका ये भी सत्य है। तीसरा जो कथन है ये भी आपका बिल्कुल सत्य है कि गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है।
ऑप्शन नंबर 2 असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सत्य पूछा आपका, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। स्मार्ट विलेज योजना कब शुरू की गई, ये आपको बताना। तो स्मार्ट विलेज योजना आपकी जो शुरू हुई थी, कब हुई थी, ये हुई थी 2016-17 में। कब स्टार्ट हुई थी, 2016-17 के अंदर ये आपकी योजना स्टार्ट हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर 16-17 नहीं गाइज, ये 17-18, ऑप्शन नंबर दे जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब स्टार्ट हुई थी, 2017-18 के अंदर हुई थी। इसमें क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट विलेज योजना 2017-18 में शुरू की गई। 3000 जनसंख्या से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन कर उनमें शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं रहा। तो देखो, प्रद्युमन सिंह तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ज्योति किरण भी रही वित्त आयोग के अध्यक्ष, बी.डी. कल्ला भी रहे जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, राजीव कुमार नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 38, मनरेगा के बारे में सत्य कथन है कि सितंबर 2005 में एक्ट पारित किया गया, कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए, और पंचायत समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, और 2022-23 नवंबर 2022 तक 4,079.11 लाख मानव रोजगार दिवस सर्जित किए गए हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल देखो मैं बता देता हूँ आपको। पहला भी आपका राइट, एक और कथन है इसमें, पहले 5वां कथन और देख लेते हैं। मजदूरी सामग्री का अनुपात 60:40 है। तो इसका पहला कथन बिल्कुल सही है आपका। सितंबर 2005 में जो अधिनियम पारित किया गया, कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होगी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और एक जो 5वां, मजदूरी और सामग्री का जो अनुपात है, मजदूरी का तो है 60%, सामग्री का 40%। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1-5 जो कथन है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो से है, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के बारे में सत्य कथन है, कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन कौन से कथन सत्य है। अनुच्छेद 243 आई और वाई में इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही कथन है आपका, कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही। अध्यक्ष एवं 5 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, ये आपका कथन गलत है। और के गोयल यानी कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1-4 देख लो, 1-4 का दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बे में आपका 1-4 दिया हुआ, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, राजस्थान वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और जिसे अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायती राज संस्थानों और अनुच्छेद 243 वाई के तहत शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा निर्धारित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, तो 4 होगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। डांग क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताना आपको। ठीक है, तो देखते डांग क्षेत्र के बारे में सत्य कथन कौन कौन सा आपका। ये 2005-06 में पुनः शुरू किया गया, बिल्कुल 8 जिलों में संचालित है। बिल्कुल उत्तरी राजस्थान के जिलों का विकास का बढ़ावा देना, उत्तरी राजस्थान नहीं, बस जो पूर्वी राजस्थान के जिले को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका गलत हो जाएगा, पहला भी सही दूसरा भी सही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 2005-06 में राजस्थान सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया था और पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में ये लागू या संचालित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। तो ये 2005-06 में शुरू किया गया, 5 जिलों में संचालित है। दक्षिणी मध्य अरावली के जिलों में विकास कार्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इसका कौन सा कथन सही है अपन देख लेते हैं। तो देखो, पहला कथन भी सही है इसका पूरा,
दूसरा कथन 5 जिलों में संचालित। तीसरा, इसका जो उद्देश्य है दक्षिणी और मध्य अरावली के जिलों के विकास कार्य को बढ़ावा देना। तो तीनों ही कथन इसके सही है। इसका जो आपका सही आंसर होगा, सभी सही है, ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5-6 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू। दक्षिणी और मध्य अरावली के 5 जिले। अब देखो, मगरा कार्यक्रम 5 जिले कौन से, वो आपको याद रखना है। देखो, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और पाली। मगरा विकास कार्यक्रम अगर आपको पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ABCRP। क्या याद रखना, ABCRP। इससे आपको 5 जिले याद हो जाएंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, पाली। ABCRP के 16 खंडों के अंदर, 16 ब्लॉकों के अंदर ये संचालित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। 42 है जो, तो इसका देख लेते हैं अपन। मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी योजना। तो विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर दे, ये सामाजिक वानिकी योजना का संबंध नहीं है। बाकी मरु क्षेत्र विकास का भी है, अरावली विकास का भी है, मेवात क्षेत्र विकास का भी है। तो इसका जो राइट आपका ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986 से 87 के आधारभूत सुविधाएं और रोजगार के अवसर सर्जित करने हेतु तो आपका शुरू किया गया। और मेवात क्षेत्र विकास 2 जिला आता है आपके, एक तो अलवर, दूसरा आपका भरतपुर आता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो आपका अलवर आएगा, एक आपका भरतपुर। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा कथन आपका असत्य है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, और राजस्थान मार्च 2020 में ODF घोषित है। तो इसका जो असत्य कथन है, दूसरा भी आपका असत्य कथन है और तीसरा भी आपका असत्य कथन है। केवल पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्टार्ट किया गया था आपका। ठीक है, तो इसकी डिटेल के बारे में अगर मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले असत्य पूछा तो 2 और 3। ठीक है, देखो, स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने हेतु स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। पंचायती राज विभाग के आंकड़ों से पता चला कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 8 मार्च 2018 को राज्य को ODF यानी खुले में शौच मुक्त से घोषित कर दिया गया है। यानी राजस्थान को ODF कब घोषित किया गया, तो आपको याद रखना 8 मार्च 2018 को ही ODF घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है, यानी कौन सी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित, आपको ये बताना, जिसमें केंद्र का कोई भी हिस्सा नहीं है। मनरेगा भी नहीं है आपकी, DRDA प्रशासन योजना भी नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भी नहीं है। ये जो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना है, ये राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पुराना नाम है ना, गुरु गोलवेलकर जन भागीदारी विकास योजना था। इसका नाम परिवर्तन फरवरी 2020 में किया गया। योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण, रख रखाव व जन भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी, आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बे, 2016 के अंदर शुरू की गई थी। कब शुरू की गई, 2016 के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान का बीमा कवर प्रदान करना है। कृषक से निम्न प्रीमियम राशि लेकर बीमा किया जा रहा है। रबी की फसल के लिए 1.5%,
ठीक है। और खरीफ की फसल के लिए 2% और बागानी फसल के लिए 5% ये आपका बीमा किया जा रहा है इस प्रीमियम राशि के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राज्य के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू की गई है, ये आपको बताना। ठीक है, तो देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र कुल कितने हैं, तो 10 हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। और मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो चालू की गई वो 10 के 10 में की गई है। ठीक है, सबसे बड़े की बात कर लूँ, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट सी है। जबकि सबसे छोटे की बात कर लूँ तो आपका फोर्थ बी है। कौन सा है, फोर्थ बी सबसे छोटा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो स्टार्ट हुई थी 2017 में, इसका उद्देश्य है कि किसानों द्वारा स्वयं की खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रारंभ में ये योजना केवल 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में थी, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में शुरू की गई। लेकिन 18-19 में ये योजना राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू कर दी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। असुमेलित युग्म का चयन करना, आपका कृषि उत्पादन और राजस्थान का स्थान। बाजरा, सरसों, गवार और कुल तिलहन, तिलहन में पहला स्थान है, बिल्कुल सही है आपका। मूंगफली और कुल दलहन में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है आपका। सोयाबीन, चना और जवार में आपका तीसरा स्थान है, ये भी आपका बिल्कुल सही। तो सभी सुमेलित है, बिल्कुल आपको याद रखना है, सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर दे जो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर गाइस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार सवाल है, यहाँ से सवाल बनता ही आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। अगर ये आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग जो आर्थिक समीक्षा से सवाल बनने वाले वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। 48 कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार है, कितना है, तो आपको बताना है। तो 2.73 हेक्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, कृषि जनगणना 2010-11 की कृषि जनगणना 2015-16 में, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कुल जोतों का क्षेत्रफल 2010 में क्या था। कुल जोतों का क्षेत्रफल 2010 में 211.36 लाख हेक्टर था, जबकि 2015-16 में कितना हो गया, तो 208.73 लाख हेक्टर हो गया। कितना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या देखो 2010-11 में कितनी थी, 68.88 लाख हेक्टर, 68.88 लाख हेक्टर। और जबकि 2015-16 में कितनी थी, तो 76.55 लाख हेक्टर थी, 76.55 लाख हेक्टर, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो देखो, भूमि जोतों का औसत आकार 2010-11 में कितना था, तो 3.07 था। और जबकि 15-16 में कितना हो गया, तो 2.73 लाख हेक्टर हो गया। महिला प्रचलित जोत धारक की मैं बता दूं तो 2010-11 में कितनी थी, 5.46 लाख था, जबकि वर्तमान में कितना हो गया, तो 7.75 लाख हेक्टर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। 49 वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितने प्रतिशत रहा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 28.95। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 28.95। अब देखो मैं बता देता हूँ, प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी GSV1 में जो योगदान था ना, वो कितना था, तो 28.95%। कितना, 98.95%, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये आपको बताना। स्थिर मूल्य पे पूछा गया, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द 86,134 रुपये। कितना, 86,134 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रचलित मूल्य पे मैं बात कर लेता हूँ, प्रचलित मूल्य पे जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी है, तो 1,56,149 रुपये, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, स्थिर मूल्य पे जो वृद्धि हुई ना, आय में कितनी वृद्धि हुई,
तो 6.94% हुई है। जबकि मैं बात कर लूँ प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई, तो 14.85%। कितना? 14.85% वृद्धि हुई है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999-2000, ऑप्शन नंबर बे जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और डिटेल से अगर मैं बता देता हूँ तो देखो, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के कार्यालय ने राजस्थान में 1 जनवरी 2005 से प्रभाव में आने वाले थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 बराबर 100 की संशोधित श्रृंखला को पहले WPI यानी आधार वर्ष 1952-53 बराबर 100 की श्रृंखला में के स्थान पर प्रस्तुत किया है। इसमें कुल कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? तो 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, ये आपको बताना है। तो देखो, मूंगफली में जो राजस्थान का स्थान था ना, वो दूसरा स्थान था। ऑप्शन नंबर बे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहले स्थान पे देखो कौन कौन है, तो मैं बता देता हूँ। बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, गवार और कुल तिलहन में पहला स्थान है। मूंगफली और दलहन में आपका दूसरा स्थान है। सोयाबीन और चना जवार में आपका तीसरा स्थान है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते कौन सा कार्य नहीं है। देखो, आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन में द्विगुणन, आंकड़ों के संग्रहण के लिए मान्य मानकों का पालन और आंकड़ों के गुणवत्ता के सुधार हेतु सुझाव देना और विभिन्न विभागों में सांख्यिकी गतिविधियों का संबंध। तो ऑप्शन नंबर बे जो है ना, ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बे जो है ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्य नहीं है, बाकी सारे कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है, कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो योगदान क्षेत्र है वो सेवा का है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 7.75 लाख यानी 7.75 लाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान के कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमश निम्न है, कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 24.8% और 29.5%। ठीक है, कुल श्रमिकों का भारत में तो कितना हो जाएगा 24.8 और राजस्थान का आपका हो जाएगा 29.5। बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा एग्जाम में बनेगा आपका सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं गाइस। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 22-23 की स्थिर कीमतों पर कितनी प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो 57 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो 28.50 है। कितनी? 28.50। जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना? तो 28.95 है। ये आपको याद रखना। वापस से मैं आपको बता देता हूँ। प्रचलित कीमतों पर कितना? 28.95% है और स्थिर कीमतों पर 28.50% आपका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2022-23 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में प्रत्येक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 44%। कितना? 44% बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.18%। ऑप्शन नंबर बे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित कुल ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका है ना। 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित कुल ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा?
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23,487.46 मेगावाट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले नए में आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन लेकर आपके सामने लाऊंगा। एग्ज़ाम से पहले आप इसका ज़रूर 1-2-3 बार रिवीजन कर लें। आपके जितने भी आर्थिक समीक्षा से बनने वाले सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मैं बहुत सारे सवाल आपके लिए लाने वाला हूँ।